एंडेस की पहाड़ियों में वो अकेला चलता था। हवा शांत थी, पर उसकी मौजूदगी सन्नाटे को भी कंपा देती थी। साउथ अमेरिका के 3 देशों की जमीन, जंगल और सड़कें सब उसकी कहानी के गवाह है, लेकिन कोई उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता था। उसका नाम था पेड्रो अलोंसो लोपेज, लेकिन दुनिया उसे जानती थी सिर्फ एक नाम से, द मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, बस गायब होती बच्चियां, उनकी चीखें जो किसी तक नहीं पहुंची, और एक शैतान जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। हर मॉन्स्टर की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। पेड्रो की भी थी। 1948 कोलंबिया का एक छोटा सा गांव सेंटा इजाबेल, एक तंग और गंदी सी गली में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी मां एक सेक्स वर्कर थी और उसका बचपन प्यार नहीं, डर और गालियों में बीता। उसका पिता मर चुका था, उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। 7-8 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उसे उसकी ही बहन को गलत तरह से छूते हुए पकड़ लिया। और फिर शुरू हुआ उसका सफर बोगोटा की गलियों में, भूख, ठंड और स्ट्रीट गैंग्स के बीच जिंदा रहने की जद्दोजहद। वहीं पेड्रो का पहला वास्तविक ट्रॉमा हुआ। उसे एक ग्रुप ने उठाया और रिपीटेडली अब्यूज किया। शरीर का दर्द गया, लेकिन उसकी सोच बदल गई। उसने डिसाइड किया, अब विक्टिम नहीं बनेगा। कहानी शुरू होती है 18 साल की उम्र में। पेड्रो को चोरी के आरोप में जेल हुई, लेकिन वो जेल एक लेसन बनी। उस पर एक ओल्डर इनमेट ने हमला किया, पर पेड्रो ने पलटकर उसे मार डाला, सिर्फ एक चाकू से, और एक ही वार में उस आदमी की गर्दन से खून बहने लगा। पेड्रो ने बस देखा, बिना डर, बिना पछतावे के। शायद उसी पल उसकी सोल की आखिरी इंसानी परत भी जल गई थी। उसने सोचा वो भगवान है। रिहा होते ही पेड्रो कोलंबिया से निकल पड़ा। अब उसे चाहिए था कंट्रोल, फियर और परमानेंट पावर। उसने देखा जो बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, गरीब घरों की बच्चियां जिनकी देखभाल कोई नहीं करता। सेम पैटर्न हर बार। एक छोटी लड़की 8 से 12 साल की उसे प्यार से बुलाता, हे म्यूनिकिटा डॉल, तुम्हें गिफ्ट चाहिए। फिर ले जाता एक सुनसान जगह जहां ना आवाज पहुंचती ना इंसान। वहां पेड्रो बैठता, लड़की से बातें करता, उसके डर को अब्सॉर्ब करता और फिर गला घोट देता। ना चिल्लाहट, ना रेजिस्टेंस, बस उसकी आंखें जो समझ चुकी थीं कि अब कोई वापसी नहीं। हर मर्डर एक पैटर्न था। हर लाश केयरफुली दफनाई जाती थी, कहीं जंगल में, कहीं मिट्टी में, कभी शैलो ग्रेव, कभी सीवर टनल। पेड्रो बाद में उसी जगह लौटता था, शव के पास बैठता, मुस्कुराता, और एक बार फिर से वो पल जीता। वो पल जब बच्ची की सांसें थमी थी। ये उसकी एडिक्शन बन चुकी थी। डिसअपीयरेंसेस बढ़ती रही, पर कोई नोटिस नहीं करता। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, हर जगह बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन अथॉरिटीज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गरीबों की बच्चियां थीं, वो जो कभी स्कूल नहीं जाती, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं होता। पेड्रो को यही चाहिए था, इनविजिबल टारगेट्स, साइलेंट किल्स। एक गलती और वो पकड़ा गया। 1980 इक्वाडोर। एक लड़की चमत्कारिक रूप से बच निकली और उसने पेड्रो का चेहरा पुलिस को डिस्क्राइब किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इंट्रोगेशन शुरू हुआ। शुरू में वो चुप रहा, लेकिन फिर उसने कुछ कहा जिससे हर इंसान की रूह कांप गई। मैंने 300 से ज्यादा बच्चियों को मारा है। मैं तुम्हें उनकी कब्रें दिखा सकता हूं। पुलिस स्टंट थी। उसे जंगल में ले जाया गया और पेड्रो ने एक के बाद एक जगह दिखाई जहां उसकी मासूम शिकारों की हड्डियां दफन थी। पूछताछ के दौरान उसने जो कहा वो डरावना था। पेड्रो ने इन्वेस्टिगेटर्स से कहा, मुझे वो पल पसंद है जब वो समझ जाती है कि अब कोई नहीं बचाएगा। उस एक सेकंड में मैं खुद को भगवान जैसा महसूस करता हूं। मैं उन्हें किसी गंदी जिंदगी से बचा रहा था। ये मेरी चैरिटी थी। ये सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, ये प्योर इविल था। जंगल की मिट्टी से 53 मासूमों की हड्डियां निकली। हर छोटी सी हड्डी एक सवाल बन गई। ये कब रुकेगा? पेड्रो मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी गिनती याद थी। मैंने 300 से ज्यादा बच्चियों को मारा है, लेकिन तुम अभी तक सिर्फ 53 ढूंढ पाए। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था।
अरेस्ट, कन्फेशन और फिर एक शॉकिंग फैसला। पेड्रो की कन्फेशन ने पुलिस और मीडिया दोनों को हिला दिया था। इक्वाडोर की सरकार ने उस पर 53 मर्डर्स के लिए केस दर्ज किया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, उसका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। इक्वाडोर की कानून व्यवस्था ने उसे डिक्लेयर किया लीगली इनसेन और उसे एम्बाटो की साइकेट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया, सिर्फ 16 साल के लिए। हाँ, 300 हत्याएं, 16 साल की सजा। जेल नहीं, मेंटल एसाइलम में पेड्रो को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में रखा गया। वो वहां आराम से रहता था, न टीवी न एंटरटेनमेंट, लेकिन खाने को रेगुलर मील्स, बेड और किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट नहीं। जब पत्रकारों ने उससे मिलने की कोशिश की तो वो बहुत ओपन और कोल्ड ब्लडेड बातें करता। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मेरे पास गिफ्ट है, मैं डिटेक्ट कर सकता हूं कि कौन वल्नरेबल है। वो डरती है और मैं उस डर को महसूस कर सकता हूं। मुझे उनसे प्यार होता है, लेकिन जब मैं उन्हें मारता हूं तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। असाइलम में भी पेड्रो अकेला नहीं था। वो वहां भी स्टाफ से मैनिपुलेट करता। कभी वो उन्हें कन्विंस करता कि अब वो ठीक है, कभी फ्रेंडली बन जाता और कभी रिलीजियस कोट्स देने लगता। डॉक्टर्स को लगने लगा कि पेड्रो अब खतरा नहीं है। 2002 में 16 साल बाद पेड्रो को गुड बिहेवियर के चलते रिहा कर दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, दक्षिण अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर रिहा हो गया। इक्वाडोर से रिहा होने के बाद उसे कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया। कोलंबियन पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया, लेकिन वहां उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं था, सिर्फ कन्फेशन थी, कोई शव नहीं, कोई गवाह नहीं। तो क्या किया गया? उसे साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए रखा गया, सिर्फ 1 साल। 2003 में पेड्रो अलोंसो लोपेस को एक बार फिर रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि पेड्रो कहां है। कुछ रूमर्स कहती हैं कि वो किसी दूरस्थ गांव में छिपकर रह रहा है। कुछ का कहना है कि उसने फिर से शिकार शुरू कर दिया है। कोलंबियाई अधिकारियों ने 2005 में उसके नाम पर अरेस्ट वारंट निकाला, लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो शायद मर चुका है, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, कोई पुष्टि नहीं, बस एक साया है जो आज भी दक्षिण अमेरिका की हवाओं में घूमता है। ये कहानी पेड्रो की नहीं, ये उस सिस्टम की है जो बार बार फेल हुआ। जब बच्चियां गायब होती थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसे पकड़ा गया तो उसकी सजा बस 16 साल। उसे रिहा करने वाले साइकाइट्रिस्ट ने कहा वो अब खतरा नहीं है, उसने रिमोर्स दिखाया। पर सच ये था, पेड्रो ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। वो अपने आप को भगवान समझता था। पेड्रो ने एक इंटरव्यू में आखिरी बार कुछ कहा जो आज भी ट्रू क्राइम हिस्ट्री की सबसे चिलिंग लाइंस में से एक मानी जाती है। मैंने उन्हें बचाया इस दुनिया से, इस गंदगी से, भूख से। मैं उनका रक्षक था और अब मैं फिर से आजाद हूं। इमेजिन कीजिए, आप किसी पहाड़ी गांव में रहते हैं, आपकी बच्ची बाहर खेलने जाती है और फिर लौटती नहीं। पुलिस श्रक कर देती है और एक शैडो किसी ट्री के पीछे से आपको देख रहा है। क्या वो पेड्रो है? पेड्रो का कोई ऑफिशियल फोटो नहीं बचा। उसके पुराने स्केच सर्कुलेट होते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के कई शहरों में आज भी माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर अकेले नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि एक मॉन्स्टर था जो कभी पकड़ा नहीं गया। पेड्रो अब कानून से आजाद था, लेकिन क्या वो वाकई चुप बैठा, या फिर वो वापस उसी अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा जहां मासूमों की चीखें उसकी ट्रॉफी बनती थी? इस पार्ट में हम अनकवर करेंगे उसके डिसअपीयरेंस के बाद सामने आए न्यू रिपोर्ट्स, अनकन्फर्म्ड साइटिंग्स और एक शॉकिंग सर्वाइवर की कहानी जिसने कहा, मैं उस दरिंदे से बच निकली। पेड्रो की रिहाई के 1 साल बाद
इक्वाडोर के कुछ रिमोट विलेजेस से फिर से लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगी। एज वही 9 से 12 साल, पैटर्न वही, अकेली बच्चियां दिन के उजाले में ही गायब। कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, बस गायब। लोकल पुलिस ने पहले इसे कोइंसिडेंस माना, लेकिन जब संख्या 12 के पार पहुंची तब पैनिक शुरू हुआ। लोकल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस समय एक थियरी दी, यह पेड्रो का पैटर्न हो सकता है। एज ग्रुप, डिसअपीयरेंस स्टाइल और साइलेंस सब मैच करते हैं, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। पेड्रो की कोई रीसेंट फोटो नहीं थी, उसके फिंगरप्रिंट्स आउट ऑफ डेट थे, डीएनए भी कहीं रजिस्टर नहीं था। मतलब वो प्रैक्टिकली एक इनविजिबल आदमी बन चुका था। डोस मिल सीज पारू, एक छोटी सी टाउन में एक मार्केट वेंडर ने क्लेम किया, मैंने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मैंने टीवी में देखी थी। वो छोटी बच्ची को चॉकलेट्स दिला रहा था। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका था। 2007 कोलंबिया में एक सिमिलर रिपोर्ट आई, पर फिर से कोई पकड़ नहीं पाया। लगता था जैसे वो शैडो बन चुका हो, हर जगह और कहीं भी नहीं। 2010 एक 13 साल की लड़की, जिसका नाम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एनोनिमस रखा गया, उसने एक शॉकिंग दावा किया। उसने लोकल पुलिस को बताया कि एक बूढ़ा आदमी उसे जंगल की ओर ले गया। वो बोलता था स्लो स्पेनिश में, उसे मुनिएका, डॉल बुलाता था, वही शब्द जो पेड्रो यूज करता था। लेकिन तभी लड़की ने उसकी आंखों में कुछ देख लिया, एक डरावनी ठंडक। उसने किसी तरह उसे पुश किया और दौड़कर भाग निकली। उसने बताया, वो आदमी मुझे मारना नहीं चाहता था, पहले मुझे समझाना चाहता था। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें गंदगी से बचा रहा हूं, तुम मेरी हो। पुलिस ने उससे तस्वीरें दिखाई। पेड्रो का पुराना स्केच देखते ही लड़की कांप उठी। उसने कहा, इट वॉज हिम। अब सवाल उठते हैं, पेड्रो अब 60 से ऊपर का हो चुका था। क्या इतनी उम्र में भी कोई ऐसा अपराध कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट का मानना है, सीरियल किलर्स, खासकर साइकोपैथ्स, जब तक शारीरिक रूप से केपेबल होते हैं तब तक एक्टिव रहते हैं। पेड्रो जैसा किलर इमोशनल ड्राइव से ऑपरेट करता है और उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। कभी कभी इंसान की परछाई उसके शरीर से बड़ी होती है। पेड्रो अलोंसो लोपेस का शरीर अब कहीं भी हो सकता है, जिंदा, मरा हुआ या बस किसी गुमनाम शहर की भीड़ में खोया हुआ, लेकिन उसकी परछाई वो आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई बच्ची अकेली पार्क जाती है, हर बार जब कोई मां अपने बच्चे को देर तक न पाकर डर जाती है, हर बार जब पुलिस एक और मिसिंग रिपोर्ट लिखती है, वहां पेड्रो अलोंसो लोपेस का डर जिंदा हो जाता है। उसने खुद कहा था, मैंने उन्हें बचाया इस दुनिया से और अब मैं कहीं भी हो सकता हूं। कभी कभी सबसे बड़े राक्षस वो नहीं होते जो जेल में बंद होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे कानून, हमारी सोच और हमारी नजरों से बच निकलते हैं। पेड्रो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी है। अगर सिस्टम एक दरिंदे को पकड़ नहीं पाता तो अगली मासूमियत की कुर्बानी तय है, और शायद अगला पेड्रो पहले से हमारे बीच ही हो। अगर एएपी के ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए, क्या पेड्रो अब भी जिंदा है, और सब्सक्राइब कीजिए आरएम ट्रेल को।